हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएस पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 6 के बारे में। तो अभी हमने दोस्तों अपनी जनरल स्टडी की ये पोस्टमार्टम क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हम 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और इस 5 पार्ट्स में हमने वैयक्तिक सहायक का जो एग्जाम पेपर यूके ट्रिपल के द्वारा कराया गया था उनके प्रश्नों के बारे में बात करी थी, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे आगामी एग्जाम्स में वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक सचिवालय सुरक्षाकर्मी, पटवारी, पुलिस, इनमें भी पूछे जा सकते हैं। सेम पैटर्न पर यूके ट्रिपल पेपर बनाता है, तो आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। और आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों पोस्टमार्टम क्लास 6 में वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक में जो भी यूके ट्रिपल के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इससे से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने अपनी उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कई सारे फ्री मॉक टेस्ट, कई पीडीएफ्स और कई वीडियो लिंक्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज और हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज को भी दोस्तों जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कांस्य प्रतिमा यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया दोस्तों, कांसा क्या है? एक हमारा मिश्र धातु है जिसे कॉपर या फिर तांबे के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। कांसा जो मिश्र धातु है, या किससे किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टीन, यानी कि कॉपर और टीन, ऐसे टीन को मिलाकर हमारा क्या बनता है? कांसा बनता है, जिसमें 88% के आसपास में कॉपर होता है और 12% के आसपास में दोस्तों क्या होता है? टीन होता है। और इसे कॉपर या तांबे की मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक ढलाई के लिए किया जाता है और ढलाई इसकी सर्वाधिक होती है तो दोस्तों मूर्ति बनाने में भी, या मूर्तिकला में भी, या कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तकनीक पूछी गई दोस्तों, तो पिघला हुआ मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या? पिघला हुआ मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांसा कौन कौन से मिश्र धातु, मतलब धातुओं से मिलकर बना है? तो कॉपर और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे ही पीतल भी हमारी एक मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। क्या? पीतल। और कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पिघला हुआ मोम तकनीक का प्रयोग कांस्य प्रतिमा को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कांसे की ढलाई क्या होती है? सर्वाधिक होती है। मूर्ति बनाने में भी कांसे का प्रयोग किया जाता है और पिघला हुआ मोम तकनीक से ही, ताकि जो उसमें दरारें वरारें ना दिखे, पिघला हुआ मोम तकनीक से कांस्य प्रतिमा का प्रयोग बनाया जाता है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है। मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ है कि अगर आप यूके ट्रिपल का एग्जाम दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म में से जरूर पूछा जाता है। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो शॉर्ट कीज पूछेगा, या कंप्यूटर की कोई शॉर्ट कीज पूछ लेगा, रैम पूछ लेगा, रोम पूछ लेगा। इसके बारे में प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज पूछी गई है देखिए बायोस की फुल फॉर्म। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन कंप्यूटर में फुल फॉर्म से संबंधित आया है। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रख लेनी है। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ये फुल फॉर्म्स के ऊपर, तो आप वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा कि महामंदी, यानी कि आज का तीसरा क्वेश्चन, महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ था? तो 1929 में दोस्तों क्या हुआ था? महामंदी का वर्ष हमारा शुरू हो गया था। और ये महामंदी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो अमेरिका से महामंदी शुरू हुई थी। और 24 अक्टूबर 1929 का वो दिन था दोस्तों, 24 अक्टूबर 1929 को, जब अमेरिका से महामारी की शुरुआत हुई थी। और इस 24 अक्टूबर को क्या था? ट्यूसडे था। तो इस ट्यूसडे को दोस्तों ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसी महामंदी को दोस्तों तीसा की मंदी नाम से भी जाना जाता है, या फिर द ग्रेट डिप्रेशन या विश्वव्यापी मंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है कि महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ? 1929 में। तीसा की मंदी का वर्ष कब से शुरू हुआ? 1929 से। द ग्रेट डिप्रेशन कब से शुरू हुआ? 1929 से। विश्वव्यापी मंदी कब से शुरू हुई थी? और ये हुई थी 1929 से। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड दोस्तों ये टॉपिक है। इसके तहत क्या किया गया? ये महामंदी शुरू होने का मेन कारण क्या था कि उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया लेकिन बिक्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जिस कारण क्या हुआ? उत्पादन तो बढ़ाया, उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा, लेकिन बिक्री नहीं हुई, तो बाजार में मांग नहीं आई। और इसके कारण क्या हुआ? हमारी महामंदी फैल गई, बैंकों का विलय हो गया, बैंक दिवालिया हो गए, शेयर मार्केट अचानक से गिर गए, क्योंकि उत्पादन दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको बताइए कि अगर उत्पादन होता है तो उसकी बिक्री भी होनी चाहिए, यानी कि बाजार में उसकी मांग होनी चाहिए, तभी तो उत्पादन होता है। लेकिन एक कोई सिद्धांत था इकोनॉमिक्स में कि उत्पादन पर ही अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। पहले इस सिद्धांत का प्रयोग किया था 1929 से पहले। तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया, तो उत्पादन इतना अधिक हो गया और बिक्री पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिस कारण क्या हुआ? बाजार में उस चीज़ की मांग ही नहीं थी, इसका उत्पादन किया गया। और इसी कारण क्या हुआ? बैंक दिवालिया हो गए, शेयर मार्केट्स के रेट अचानक से गिर गए। तो इसी को हमारा महामंदी का वर्ष माना जाता है, जो कि 1929 से
मेनली शुरू हुआ था, ठीक है। और 1929 से लेकर के 1939 तक मेनली हमारा ये महामंदी का दौर गुजरा था, ठीक है। और पूरे विश्व में दोस्तों ये महामंदी हमारी फैली थी, ठीक है। इस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश शासन करते थे और 1929 से 1939 तक ये महामंदी का हमारा वर्ष रहा था, ठीक है। यानी कि उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बिक्री पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए महामंदी फैल गई। 1929 हो जाएगा, शुरू कब हुआ 1929 में और अंत कब हुआ 1939 में। 1939 तक यानी कि 1930 के जो दशक था इसमें हमारी महामंदी फैली थी। अगले बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। बाकी दोस्तों बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कभी हम बाद में स्टैटिक टॉपिक में बात करेंगे। निम्न में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। अब अगर दोस्तों आपको इनकी स्थापना दिवस याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को दोस्तों क्या हुई थी जी, DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO ने ही 1 जनवरी 1921 को अपना 63वां स्थापना दिवस पूरा किया है। तो स्थापना अगर आपको याद है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते थे। DRDO फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों, नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसी में ऑप्शन में दोस्तों क्या है, इसरो। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो अब ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस संगठन ने 15 अगस्त 2021 को अपना इतना स्थापना दिवस मनाया है, तो उसका रिश्ता क्या हो जाएगा, इसरो हो जाएगा, यानी कि इतना बना रखा है। तो इस टाइप से आप ऐसे सेल की स्थापना क्या हुई थी, सेल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना हुई थी कब, 19 जनवरी 1954 को हमारी सेल की स्थापना हुई थी। और सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये नई दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। अगला BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में स्थित है। BHEL कंपनी है, कहाँ पे है, हरिद्वार में भी स्थित है। तो याद रखना है आपको, DRDO ने 1 जनवरी 1921 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है और DRDO की स्थापना एक्चुअलिटी में हुई थी 1 जनवरी 1958 को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी या ग्रीक संघर्ष हुआ था। तो यूनानी या ग्रीक संघर्ष की शुरुआत दोस्तों 1821 से मानी जाती है, ठीक है। इसे यूनानी ग्रीक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, या यूनानी क्रांति या यूनानी संघर्ष या ग्रीक क्रांति या ग्रीक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इस संघर्ष की शुरुआत या यूनानी क्रांति की शुरुआत या यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत या ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1821 से शुरू हुई थी, ठीक है। 1821 से संघर्ष शुरू हुआ था और 1829 में दोस्तों ये संघर्ष हमारा खत्म हो गया था, यानी कि यूनान क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। ये यूनान यानी कि ग्रीक। और एड्रियनोपल की एक संधि हुई थी जिसके तहत ग्रीक को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब जो ये ग्रीक मुक्ति युद्ध भी हम इसे कहते हैं, जो ग्रीक यूनानी संघर्ष है इसे हम ग्रीक मुक्ति युद्ध भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1821 से हुई थी और 1829 तक ये ग्रीक मुक्ति युद्ध चला था। और मेनली ग्रीक या यूनानी लोगों ने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ में दोस्तों आज़ादी के लिए इस क्रांति की शुरुआत करी थी या इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। बाद में ग्रीस के साथ में दोस्तों या ग्रीक के साथ में यूनान के साथ में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि ने इसकी सहायता की थी और तुर्क साम्राज्य को इसमें हार मिली थी, जिस कारण एड्रियनोपल की संधि हुई थी 1829 में। एड्रियनोपल की संधि हुई थी और एड्रियनोपल की संधि के अकॉर्डिंग क्या होता, ग्रीक को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि यूनानी ग्रीक संधि के पश्चात ग्रीक को स्वतंत्रता किस युद्ध किस संधि के दौरान मिली, तो एड्रियनोपल की संधि हुई थी कब, 1829 में। इसी संधि के दौरान ग्रीक को क्या मिली, स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। तो काफ़ी डीप ये टॉपिक्स हैं। वर्ड हिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वर्ड हिस्ट्री, वर्ड ज्योग्राफी, वो भी आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। तो ग्रीक संघर्ष या यूनानी संघर्ष, इसी को ग्रीक मुक्ति युद्ध कहते हैं, ग्रीक क्रांति युद्ध कहते हैं, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, यूनानी क्रांति कहते हैं, जिसके तहत तुर्क साम्राज्य के खिलाफ में ग्रीक क्रांतिकारियों द्वारा आज़ादी के लिए यह संघर्ष चलाया गया था। बाद में ग्रीक के साथ में, यूनान के साथ में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ने सहायता दी थी। तुर्क साम्राज्य को भी सहायता दी गई थी। तुर्क को ऑटोमन नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे, ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। उसके बाद में एट लास्ट में तुर्क साम्राज्य ने अपनी हार मानी दोस्तों कब, 1829 में, और एड्रियनोपल की संधि के तहत ग्रीक को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो शुरुआत पूछी गई है तो 1821 में, और अंत पूछा जाता तो उठ जाता 1829। अगला क्वेश्चन कि महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर यानी कि इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड
रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय, यानी कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई थी या प्रकाशित की गई थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा गया था कि इंडिया की जो 70% जीडीपी है वह शहरों पर डिपेंड करती है। कहाँ पे? शहरों में, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे महामारी में वो मजदूर अपने गाँव लौटे, क्या क्या उनके साथ परेशानियां हुई, कैसे इंडिया की जीडीपी गिरी, ये सभी चीज़ों के बारे में WEF की इस रिपोर्ट में बात की गई थी। तो इसी कारण ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी कि महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर के भी दोस्तों काफ़ी वेटेज बढ़ गया एग्जाम्स में अभी प्रेजेंट टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक याम्योत्तर कौन सा है? यानी कि भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि भारत के लिए मानक समय याम्योत्तर कौन सा है, मानक याम्योत्तर कौन सा है? तो यह है दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय मानक याम्योत्तर माना गया है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा होती है या जो भारतीय मानक याम्योत्तर है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य आपको याद रखने दोस्तों, क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यूपी, MP, AP, ये 3 तो ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया। क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी मानक समय रेखा को। अब भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का मानक समय दोस्तों इलाहाबाद के नैनी सैनी के निकट से निर्धारित किया गया। इलाहाबाद के नैनी सैनी के आसपास या मिर्जापुर के आसपास का एरिया से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा IST ग्रीनविच समय रेखा से कितने घंटे आगे चलती है, तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच लंदन या GMT से 5.5 घंटे आगे चलती है। कितनी? 5.5 घंटे आगे चलती है। अब ये 5.5 घंटे का अंतर आपको एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि IST यानी कि भारतीय मानक समय रेखा और GMT के मध्य या ग्रीनविच समय रेखा के मध्य में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। अब देखिए दोस्तों, GMT के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीनविच समय रेखा जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, और इसको हम मानते हैं क्या? 0 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी कि ये जो GMT का टाइम है, कभी कभी आप जब टाइम सेट करते हैं ना अपने फोन में, तो आप देखते हैं वहाँ पे GMT +5:30 या इस टाइप से +5:30, 6:30 इस टाइप से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वही है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे आगे कैसा है? क्योंकि जो ग्रीनविच समय रेखा है, जो GMT रेखा है, वह ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जिसे हम 0 डिग्री मानते हैं। और मैंने आपको बताया कि भारतीय मानक समय रेखा या जो भारत का याम्योत्तर है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है ना। तो आपको अब सॉल्व करना है। 82.5 82 गुणा 4 करेंगे आप सबसे पहले, प्लस 1/2 गुणा 4, तो 82 4 4 दूना 8 चौको 32, 328 हो गया, प्लस 2 यानी कि 330 मिनट। 330 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट। यही कहा गया है दोस्तों कि जो भारत मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे चलती है। क्या? 5.5 घंटे आगे चलती है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर वहाँ पे 12 बजा है तो हमारे इंडिया में 5:30 बजा होगा। ग्रीनविच लंदन 12 बजा है तो हमारे इंडिया में 5 बजा होगा, 5:30 बजा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि भारत मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री रेखा को हमारी कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। और कर्क रेखा ही भारत को 2 बराबर भागों में भी विभाजित करती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा जाती है। बाकी इसके बारे में दोस्तों जो ये ज्योग्राफी का हमारा बेसिक कंटेंट है कि कितना डिग्री भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, और इसी के साथ साथ में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, सबसे उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। स्थलीय सीमा का क्षेत्रफल और तटीय सीमा का, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रख लेने इस प्रकार के, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आगे बात करते हैं
कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो आप सभी लोगों को बताया कि 1973 में दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर को बाघ बचाओ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मेनली 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब कभी कहीं आपको दोस्तों ये 7 अप्रैल भी देखने को मिलेगा। अब यहीं से आपका प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और भारत में कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी से दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत में 9 बाघ अभ्यारण्य भी बनाए गए थे। उसके बाद दोस्तों 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए का भी गठन किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई, 2005 में। उसके बाद में दोस्तों 2006 में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया था। ठीक है, और मेनली ये अथॉरिटी की स्थापना वैसे 2005 में मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं इसे 2006 भी दिया गया। तो आप ये दोनों ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर एक्यूरेटली 2005 दिया गया बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, और शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर मिशन के तहत आपने उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट के बारे में, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसकी खेती गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है। तो गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है दोस्तों क्या, स्थानांतरणीय खेती, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती। और इसी स्थानांतरित खेती को दोस्तों क्या कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। झूम बराबर झूम सराबी। ठीक है, झूम खेती भी इसे कहते हैं। झूम खेती का या स्थानांतरित खेती का मतलब क्या है दोस्तों, कि कुछ समय तक तो क्या करते हैं, एक क्षेत्र पर खेती करते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़कर क्या दूसरे क्षेत्र पर खेती करना शुरू कर दे। जैसे आपने उत्तराखंड में भी दोस्तों भोटिया जनजाति के बारे में पढ़ा होगा कि भोटिया जनजाति भी क्या है, स्थानांतरित खेती करती है। ठीक है, क्योंकि वो वृहत हिमालय में निवास करती है, तो कुछ टाइम पे पहले भोटिया जनजाति की स्थानांतरित खेती करती थी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि कहीं पर जैसे हमारे वन है, ठीक है, तो उस वन वाले क्षेत्र को काटा जाता है, या झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं या जो वनस्पति वाला क्षेत्र है उसे काटा जाता है। कुछ टाइम तक 5 से 6 साल वहाँ पे खेती की जाती है। जैसे ही उस ज़मीन की उर्वरकता खत्म होने लग जाती है या वहाँ पर उत्पादन होना बंद हो जाता है, तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, फिर उस स्थान को खेती के लिए मतलब उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर खेती करना शुरू करते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, स्थानांतरित खेती। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वनों या जंगलों को साफ करके कुछ समय तक किसी स्थान पर खेती की जाती है, बाद में उस भूमि के अनुपजाऊ होने पर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी भूमि पर खेती करनी शुरू कर दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्थानांतरित खेती। और यही खेती गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और झूम खेती भी इसी को कहा जाता है। यानी कुछ समय तक खेती करेंगे, फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, फिर वहाँ पर भी कुछ समय तक खेती करेंगे, फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक है कौन, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1983 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हमने 6 पार्ट्स पढ़ लिए हैं अपनी जीएस वाली पोस्टमार्टम सीरीज के। आगे की वीडियोज में हम इसके आगे जो 3 पार्ट्स और आएंगे दोस्तों इसके, क्योंकि वैयक्तिक सहायक का पेपर 9 शिफ्ट में हुआ था और 90 क्वेश्चन हमारे पास में वैयक्तिक सहायक के एग्जाम के हैं, और उस 90 क्वेश्चन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आप लोग के लिए रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।